हेलो हाय फ्रेंड्स, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज ये मेरा पहला वीडियो है। तो ये हमारा जो इसके सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है ITI टेक्निकल स्टडी। ये मेनली बेस्ड है ITI के उन बच्चों के लिए जो ITI की स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा वो भी बच्चे जो ITI पास आउट भी कर चुके हैं और किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ये जो मेरे द्वारा जो बनेंगे वीडियो है वो आपको आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो मैं आपको मेनली ITI के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं ITI टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा। हमारा जो चैप्टर होगा, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल एंड बैटरी का। देखिए फ्रेंड्स, सेल एंड बैटरी, सबसे पहले बात करते हैं सेल और बैटरी क्या होती है और इसका यूज क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, सेल एंड बैटरी का मतलब ये है सेल और बैटरी। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल और बैटरी क्या चीज़ है। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डीसी जनरेटर है, अल्टरनेटर, उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। जो सेल है, सेल से भी डीसी करंट प्राप्त की जाती है। लेकिन सेल में और डीसी जनरेटर में ये फ़र्क है कि सेल में कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। उसके अलावा जो आपका जो ये सेल के अलावा जो हमारे पास क्या है, सेल के अलावा हमारे पास जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसमें हमारे को मैकेनिक एनर्जी देनी पड़ती है और हमारे को आउटपुट में क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी डीसी करंट के रूप में मिलती है। उसमें हमारे को एनर्जी देनी पड़ती है और अपने को आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। तो सेल एंड बैटरी में से हम क्या प्राप्त करते हैं, डीसी करंट प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है और स्थिर रहने वाला भाग है। इसमें जो सारी अभिक्रिया होगी वो रासायनिक प्रभाव पर आधारित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, रासायनिक क्रिया के प्रभाव पर आधारित होगी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया ये एक तरह का विद्युत धारा के इफेक्ट से रिलेटेड है। हम विद्युत धारा के कई इफेक्ट के बारे में जानते हैं, जैसे विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव। प्रकाशीय प्रभाव में क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, जैसे किसी करंट में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो क्या करता है, उसके द्वारा प्रकाश का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। उसी के अलावा विद्युत धारा का जो हीटिंग इफेक्ट है, विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, किसी चालक में से हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वो अलग अलग कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सेल एंड बैटरी जो है मोस्टली ये वर्क करती है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसका मतलब क्या है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का मतलब ये है कि जो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी जो प्राप्त होगी, वो विद्युत धारा जो प्राप्त होगी वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होगी। रासायनिक जो रिएक्शन है, जो केमिकल जो रिएक्शन है, उनके द्वारा हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसमें हमारे द्वारा कई अलग अलग जो सेल लिए जाएंगे उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का मतलब ये है कि इसमें कोई विलयन होगा, इसमें कोई विलयन होगा। विलयन का मतलब क्या है कि ये विलयन कोई सॉल्यूशन होगा जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में एक विलयन होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिसमें कि हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और ये जो विलयन होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, अपने अवयवों में विभक्त होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये विलयन इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का होगा। इलेक्ट्रोलाइट या विलयन इस टाइप का होगा कि यह एक क्या होगा, अकार्बनिक विलयन होगा। अकार्बनिक विलयन का मतलब क्या है कि ऐसा विलयन जिसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि H2SO4 है या फिर CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है और गंधक का अम्ल है। गंधक अम्ल और कॉपर सल्फेट, ये क्या है, अकार्बनिक विलयन है। अब बात करते हैं कि कार्बनिक विलयन कौन से होते हैं। तो कार्बनिक विलयन होता है, जैसे कि अपन बात करते हैं स्पिरिट की, एल्को
होल की। ये दोनों जो विलयन है स्पिरिट का और एल्कोहल का, स्पिरिट का और एल्कोहल का विलयन, ये क्या है, कार्बनिक विलयन है। इसका हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्या करता है, जैसे इसमें रिएक्शन होती है तो ये क्या होती है, स्पिरिट और जो एल्कोहल है ये क्या है, अकार्बनिक विलयन है। अकार्बनिक विलयन का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन की मात्रा होती है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा ये है कार्बनिक विलयन, स्पिरिट और एल्कोहल। इसका हम यूज इलेक्ट्रोलाइट के रूप में नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स। अकार्बनिक विलयन की बात करते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको जो पहले कार्बनिक विलयन का बताया था, कार्बनिक विलयन जैसे ये अकार्बनिक है। कार्बनिक विलयन में क्या क्या होंगे, कार्बनिक विलयन में आपके स्पिरिट होंगे और एल्कोहल होगा। मैंने पहले फ्रेंड्स बात की थी कि कार्बनिक विलयन में ये जो है ये अपन यूज क्यों नहीं कर सकते। इनका रीजन ये इनका यूज कर, क्योंकि ये इनको जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो ये अपने अवयवों में विभक्त नहीं हो पाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का क्या गुण होना चाहिए कि वो अपने अवयवों में विभक्त होना चाहिए, क्योंकि उसी में से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। स्पिरिट और एल्कोहल का हम यूज नहीं कर सकते। समझ में है फ्रेंड्स? स्पिरिट और एल्कोहल का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये विलयन जो है इनमें अगर हम विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं तो ये अपने अवयवों में विभक्त नहीं हो पाता, इसलिए अपन कार्बनिक विलयन का यूज नहीं करते। इसके अलावा किसका यूज नहीं करते इलेक्ट्रोलाइट के रूप में? कार्बनिक विलयन हो गया। उसके अलावा जैसे कि शुद्ध जल वगैरह है, जैसे कि शुद्ध जल है, शुद्ध जल को हम बोलते हैं अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, शुद्ध जल या अशुद्ध जल, इसका भी हम यूज इसमें नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये क्या करता है, शुद्ध जल का हम यूज डिस्टिल वाटर के रूप में। डिस्टिल वाटर आपने सुना होगा कि बैटरी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाला जाता है ताकि उसके अंदर जो होने वाले इफेक्ट है या दोष है उनको दूर कर सके। इसके बारे में आपको आगे डिटेल से बताएंगे शुद्ध जल क्यों यूज किया जाता है, इसका काम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में देख लेते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, तो सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में क्या होगा कि इस प्रभाव में विद्युत धारा विलयनों में से इस प्रभाव में विद्युत धारा प्रवाहित करना, इस प्रभाव में क्या होगा फ्रेंड, इस प्रभाव में विलयन इलेक्ट्रोलाइट में से धारा प्रवाहित करने पर विलयन अपने अवयवों में विभक्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव मतलब क्या है कि इस प्रभाव में क्या होगा कि विलयन में से या फिर इलेक्ट्रोलाइट में से हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इस विद्युत धारा के प्रभाव के कारण क्या होगा कि ये जो विलयन है वो अपने अवयव में विभक्त हो जाएगा। तो अवयव में कौन सा क्या विभक्त होगा वो चीज हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। हमने देख लिया कि सेल एंड बैटरी में धारा का प्रवाह कैसे होता है और इससे विद्युत धारा प्रवाहित करने का इसमें क्या सप्लीमेंट है या फिर किस रीजन से होती है। तो ये मेनली सेल एंड बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है, कैसे प्राप्त करते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के द्वारा इससे विद्युत धारा हम प्राप्त करते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है शब्दावली। इससे रिलेटेड कौन सी शब्दावली है, यानी कि इसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी कौन सी, इसमें सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी विलयन में धारा प्रवाहित करेंगे, तो विलयन में धारा प्रवाहित करने के लिए हमारे पास मेन ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए कि कोई ना कोई पात्र होना चाहिए और पात्र के अलावा उसमें कोई दो छड़े होने चाहिए।
दो छड़ें कौन सी होगी, एक तो एनोड की होगी और एक कैथोड की होगी। अधिकतर हम यूज में जैसे कि कई जो सेल होते हैं उनमें जैसे हम जो पॉजिटिव जो प्लेट लेते हैं वो तांबे की लेते हैं और जो नेगेटिव प्लेट लेते हैं वो जस्ते की लेते हैं। तो ये अलग अलग सेल पर डिपेंड करती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि शुष्क सेल जो एनोड का होता है उसमें कार्बन की बनती है और जो उसका जो नेगेटिव प्लेट होती है वो जस्ते की बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा धारा परिपथ में प्रवाहित करते हैं। चलिए फ्रेंड, इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा धारा परिपथ में प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, पहले तो बात करते हैं। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि जैसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो इसमें भी सेम होते हैं। धन आयन, सेकेंडरी ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन कौन सा होता है, जिसमें पॉजिटिव आयन हो जाएंगे, और ऋण आयन कौन सा होगा, जिसमें नेगेटिव आयन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोड कौन सा जिसके द्वारा धारा परिपथ में प्रवाहित की जाती है, एक होता है धन आयन और एक ऋण आयन होता है। धन आयन में क्या होती है, विद्युत धारा परिपथ में क्या होती है, परिपथ से बाहर निकलती है, और ऋण आयन में क्या होती है, परिपथ के अंदर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट आयनीकरण क्या होता है। आयनीकरण, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयनीकरण में क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं। आयनीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लेते हैं अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उन इलेक्ट्रोलाइट को किसी ना किसी हम जैसे लेते हैं कि पानी वगैरह में घोलना पड़ता है। तो ये क्या होता है, उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट अपने अवयव में विभक्त होता है, जैसे कि धनावेश और ऋणावेश में टूट जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनीकरण बोलते हैं, और उसी से ही आयन उत्पन्न होता है, जो कि कौन कौन से, धनायन और ऋणायन। तो आयनीकरण की अगर हम परिभाषा लिखें तो आयनीकरण क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट विलयन को, फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जल को जरूर नहीं, जल के अलावा और भी सॉल्यूशन हो सकता है, वो सेल पर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइट विलयन को जल आदि में घोलने पर आयन में विभक्त हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट विलयन है, उसको अगर हम जल आदि विलायक में घोले तो आयन में विभक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बात करते हैं, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे कि बात करें हम शीशा संचायक सेल की, शीशा संचायक सेल नॉर्मली हम उसको बोलते हैं, जैसे आपके घर पर आपने देखी होगी बैटरी होती है, बैटरी में हम डिस्टिल वाटर डालते हैं और उसके अंदर क्या होता है, बैटरी में H2SO4 यानी गंधक का अम्ल भरा होता है। तो होता क्या है कि जब हम बैटरी के अंदर पानी डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं, तो वो नॉर्मली पानी नहीं होता, वो होता है डिस्टिल वाटर। वो क्या होता है, एक तरह का अचालक होता है। उसमें क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट वो जल में घुलता है, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये अपने अवयव में टूट जाता है। टूटता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट अपने अवयव में टूटता है, और वही चीज़ क्या होती है, इन छड़ों पर चिपकती है, जो पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो आयन होते हैं दो तरह के, एक होता है धनायन और एक होता है ऋण आयन। तो फ्रेंड्स, धनायन और ऋण आयन मतलब यही हुई कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हमने सीखा कि विद्युत रासायनिक प्रभाव क्या होता है। रासायनिक प्रभाव में क्या होता है,
जैसे विद्युत धारा में अपन क्या करते हैं, जैसे सेल और बैटरी क्या होती है, रासायनिक प्रभाव पर काम करती है, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट विलीन होता है, वो अपने अवयव में टूटता है, तो वही क्या होता है, रासायनिक प्रभाव होता है। विद्युत धारा के कई कई तरह के प्रभाव बताए मैंने। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रोलाइट बताया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा विलयन है जिसमें से धारा प्रवाहित कर सके आसानी से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित की जा सके। उसके अलावा हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट कौन से पदार्थ हो सकते हैं और कौन सा नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा पदार्थ हो सकता है, जिसमें जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा पदार्थ, जैसे कि H2SO4 हुआ, कॉपर सल्फेट हुआ, उसके अलावा भी कई विलयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। कौन से नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन से नहीं कर सकते, जो कि अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, जैसे कि बात की जाए आपके, जैसे बात करते हैं हम किसकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देख लिया। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कौन से नहीं होते, जो कि कार्बनिक विलयन। कार्बनिक विलयन को हम किसके रूप में यूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यूज उसको नहीं कर सकते। उसके अलावा जो डिस्टिल वाटर है, शुद्ध जल है, उसको भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा मटेरियल है, ऐसा विलयन है जिसमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, और डिस्टिल वाटर में से हम जानते हैं धारा प्रवाहित नहीं होती। उसके अलावा जो कार्बनिक पदार्थ, उसमें से भी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो किसमें हो सकती है, जो कि अकार्बनिक विलयन है उसमें से धारा प्रवाहित कर सकते हैं, जैसे कि H2SO4 हुआ, कॉपर सल्फेट हुआ, उसमें से धारा प्रवाहित की जा सकती है आसानी। उसके बाद हमने देखा कि धनायन और ऋणायन के बारे में देखा, जैसे कि हमने देखा आयनीकरण क्या होता है। आयनीकरण में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है, उसको जल आदि विलायक में घोले तो आयन विभक्त होता है। आयन में कौन कौन से होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपने टर्मिनोलॉजी की बात की फ्रेंड्स। कल हम देखेंगे फैराडे के विद्युत के जो नियम है, विद्युत रासायनिक प्रभाव के जो नियम है, 2 नियम दिए थे, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज वीडियो को ये एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं आपको ये कहना, जब तक आपने अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ये है ITI टेक्निकल स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, ताकि हम और अधिक इम्प्रूवमेंट कर पाए हमारा जो पढ़ाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेजिए। कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप आगे से आगे हमारे सेंड कीजिए और हमारे वीडियो को सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू।